हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा क्लारा क्लासेस वनडे एग्जामिनेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आप सब लोग अपने घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन है कि आप सब लोग या हम सब लोग कोई भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डेली केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले लिया है कोरोना वायरस ने। तो आप सब लोग अपने घर पर रहकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें। रेगुलर क्लास आपकी मिलती रहेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको टाइम टू टाइम अपनी आपकी जो सारी क्लासेस हैं वो अवेलेबल होती रहें। ठीक है। तो जैसे कि हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे, संविधान सभा हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। हमने 3 लेक्चर संविधान सभा के बनाए। आज जो पढ़ेंगे, आज हम अपना पढ़ेंगे प्रस्तावना, प्रियम्बल, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। इसका एक नाम और है जिसका नाम है उद्देशिका। तो इसको पढ़ेंगे। ये हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। देखिए, जब कोई संविधान संशोधन होता है तो एक बात का जिक्र होता है वहां पे कि कोई भी संविधान संशोधन ऐसा नहीं होगा जो हमारे आधारभूत संरचना का उल्लंघन करेगा। तो इस आधारभूत संरचना का ये अस्तित्व, ये आपको मिलता कहां पर है? आधारभूत संरचना होती क्या है? तो यही हमारी प्रस्तावना जो है, ये हमारे संविधान की आधारभूत संरचना है। कोई भी संविधान संशोधन जब होता है तो उसको मद्देनजर रखते हुए, यानी प्रस्तावना को मद्देनजर रखते हुए संविधान संशोधन होता है। ऐसा कतई नहीं होगा कि संविधान संशोधन हो जाए और उसमें प्रस्तावना का कहीं जिक्र ना हो। मतलब उसको अप्रत्यक्ष रूप से उसको देखा जाता है कि कहीं इसका ये उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग इस क्लास को शेयर कर दे जितना हो सकता है, जितना हो सकता है। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पे भी आप शेयर करते हैं शेयर कर दीजिए। और वीडियो भी अच्छी लगे तो लाइक करके जाना। कोई डाउट, कोई कमेंट या कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें उसको और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं अपनी। हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना। काफी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं इससे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रियम्बल। इसको एक नाम और बताया मैंने आपको, उद्देशिका। अब आपको यह एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, आ भी रहा होगा काफी स्टूडेंट्स के मन में, कि उद्देशिका, ये प्रस्तावना होती क्या है। देखिए, जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक के फर्स्ट पेज में आपको एक चार्ट बना हुआ मिलता है इस तरह का, जहां पर लिखा होता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, etc। ठीक है। तो जब आप किताब पढ़ते हैं कोई भी, तो उसमें उसका सारांश लिखा होता है। पूरा एक पेज पर उसकी समरी कर दी जाती है कि इस किताब में ये सब लिखा होगा, या इस किताब को पढ़ने का उद्देश्य केवल ये है कि ये पढ़ोगे आप, इसमें ये पढ़ेंगे, इसमें ये पढ़ेंगे। तो कोई भी अगर आप बुक पढ़ते हैं या कोई दस्तावेज एक बनाते हैं तो उसकी एक सारणी बना देते हैं कि ये सारणी इसकी होगी, ये उद्देश्य होगा, ये उसका पूरा सारांश होगा। तो उसी प्रकार जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसका जो उद्देश्य है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या चीज है, उसका सबका, जैसे हमारे देश की प्रकृति कैसी होगी, यहाँ कैसा शासन होगा भारत में, ये इसका उद्देश्य क्या है, इसको लागू करने की तिथि क्या है, तो ये सब जो बातें हैं ये सब उल्लेख कर दी गई कहां पर? प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना का इसका अस्तित्व कहां से आया? मैंने आपको पढ़ाया था उद्देश्य प्रस्ताव। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद उस पर चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ, वो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। तो आपसे यहां पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप उस उद्देश्य प्रस्ताव को कहां पर देखते हैं। तो जो पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव है वही हमारी प्रस्तावना का ढांचा है, आधारभूत संरचना वही है हमारी। ठीक है। तो ये सब देखना है। अब देखिए, हमारी जो प्रस्तावना है वो शुरू कहां से होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक, पथनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तो कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग, भारत को। तो यहां पर सर्वोच्च क्या है? मेरा प्रश्न यहीं पे बनता है कि हम भारत के लोग। देखिए, मैं लिखता हूं, आप लोग ध्यान से समझेंगे इसको।
हम भारत के लोग भारत को, ठीक है। अब देखिए, हम भारत के लोग, हालांकि जो हमारा संविधान है वो संविधान सभा ने बनाया था, लेकिन संविधान सभा के बनाने के बावजूद भी उसकी जो प्रस्तावना है उसमें लिखा गया है हम भारत के लोग। तो इसका मतलब है कि जो उसको जनता से पावर मिलती है, हमारे संविधान को किससे पावर मिलती है? जनता से। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीजें आपको, 4 चीजें आपको मिलती है। अब वो 4 क्या चीजें क्या है? भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? भारत की जनता। क्योंकि लिखा है प्रस्तावना में ही, संविधान बनने के जो प्रारंभ में प्रस्तावना है उसमें लिखा गया है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम सब मिलकर भारत का निर्माण करेंगे। एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां पर पंथ निरपेक्ष, गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ये होगा, जहां पर आपको समानता होगी, आपको स्वतंत्रता होगी, ठीक है, ये सब जहां पर आपको न्याय मिलेगा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। ये ऐसा भारत का निर्माण कौन करेगा? भारत की जनता करेगी। तो पहली चीज आप जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहां पे मिलती है भारतीय संविधान के स्रोत क्या है। तो लिखो पहला, संविधान के स्रोत। ठीक है, आपको पता लग गया कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या है? भारत की जनता है, उसी को उससे पावर मिलती है। दूसरा क्या मिलता है इसमें? उद्देश्य। देखिए, जब आप कोई भी चीज बनाते हैं, आप समझिए आप कोई पुस्तक लिख रहे हैं, पुस्तक लिखते समय आप उसका क्या करते हैं कि इसका कुछ उद्देश्य होगा। उद्देश्य मतलब लोगों तक पहुंचेगी, नॉलेज बढ़ेगी, या आप कोई धार्मिक आप विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है कि सब तक, जन जन तक ये बातें पहुंचे। तो हमारे जब संविधान बन रहा था तो उसका तो कुछ उद्देश्य होना चाहिए ना। तो उसका उद्देश्य क्या है? न्याय स्थापित करना, सभी को समानता प्राप्त कराना, सभी को स्वतंत्र, कुछ स्वतंत्रताएं हैं वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, अभी प्रस्तावना में ही आएंगी, काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो न्याय स्थापित करना, समानता, स्वतंत्रता स्थापित करना इसके उद्देश्य थे। तो दूसरी बातें हमें मिलती है उद्देश्य में, आप देखेंगे न्याय स्थापित करना, समानता, स्वतंत्रता, तो ये सब। तीसरी बातें क्या मिलती है? प्रकृति कैसी होगी, हमारा जो भारत है उसकी प्रकृति कैसी होगी, कैसा होगा वो भारत। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए, तो भारत कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा। तो ये सब बातें कहां लिख दी गई? प्रस्तावना में लिख दी गई कि भारत की प्रकृति ऐसी होगी, भारत एक ऐसा देश होगा जहां पर ये सारे लागू होंगे। वहां गणतंत्र भी होगा, जनतंत्र भी होगा, लोकतांत्रिक होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, समाजवाद होगा। तो तीसरी बातें आपको मिलती है कि भारत की प्रकृति कैसी होगी। अब फोर्थ चीज क्या मिलती है आपको? देखिए, जब आप कोई भी दस्तावेज या कोई कुछ बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसकी एक तिथि होती है, डेट होती है। वो डेट का जो उसमें उल्लेख कर दिया गया है प्रस्तावना में, जब आप पूरी प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा मिलेगा आपको कि आज के दिन हम ये अपना संविधान लागू करते हैं। अब प्रश्न यहां पे बहुत ही अच्छा बनता है कि उसमें तिथि कौन सी लिख दी गई है, क्योंकि हमारा संविधान तो 2 बार लागू हुआ था। तिथि कौन सी लिखी गई है? 26 नवंबर 1949 से लिखी गई है या 26 जनवरी 1950 से लिखी गई है? अब बताइए। तिथि, फोर्थ चीज आपको मिलती है इसमें, तिथि। अब तिथि कौन सी है मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आप देखेंगे कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था हमारा संविधान। तो वो तिथि इसमें उल्लेख है प्रस्तावना में। कौन सी तिथि उल्लेख है?
प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949। तो आपने देखा कि हमारी प्रस्तावना में हमको 4 चीजें का उल्लेख मिलता है। पहली, इसके स्रोत क्या होंगे, दूसरी, इसमें उद्देश्य क्या होंगे, तीसरी, भारत की प्रकृति कैसी होगी, और चौथी कि इसमें तिथि कौन सी लिखी गई है। अब आपने 4 बात चीजें देख ली। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जितना पढ़ा है इसमें से कुछ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। भैया क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से इसको शेयर कर दो सभी को, सभी तक पहुंचनी चाहिए, जन जन तक ये पहुंचे क्लास, ठीक है। अब देखो, मैं ज्यादा बातें करता नहीं हूं क्योंकि अगर मैं ज्यादा बीच में बातें करूंगा तो क्लास कंटिन्यूटी टूटती है। तो आप प्लीज इसको खुद से शेयर कर देखना, जितना हो सकता है उतना शेयर करो, और कुछ नहीं चाहिए, शेयर करना है बस, सब तक पहुंचा रही है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, समझ में आया क्वेश्चन। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो उत्तर आएगा इसका 2 बार। कैसे, हम भारत के लोग भारत को, समझे, हम भारत के लोग भारत को प्रश्न पूछ लिया जाता है तो एक भारत ये रहा आपका और एक भारत ये रहा, तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है, 2 बार है। याद रह जाएगा आपको। अच्छा ठीक है। अब जो हम प्रस्तावना में हमारे वर्ड आए हैं, जैसे एक एक वर्ड हम देखेंगे, जैसे मैं लिखता हूं आप एक नोट्स बना लें इसका पूरा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं प्रस्तावना में। आपके छोटे एग्जाम या बड़े एग्जाम में नहीं, यूपीएससी लेवल तक में हर एक एग्जाम ऐसा होता है यूपीएससी का जहां पर प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ये तो छोटे एग्जाम, तो इसमें तो और भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाता है ये पार्ट जो प्रस्तावना है। तो अब हम चर्चा किस पे करेंगे, संप्रभु। दूसरा, समाजवादी। होता क्या है ये, कितने प्रकार का होता है। समाजवादी के बाद आप देखेंगे पंथ निरपेक्ष। फोर्थ देखेंगे आप लोकतांत्रिक। फिफ्थ देखेंगे गणराज्य। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। उसके बाद आप देखेंगे न्याय के बारे में, न्याय के बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे, समानता के बारे में पढ़ेंगे, बंधुत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में अब हमें चर्चा करनी है, तो एक एक करके हम अपना चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या होता है, देखिए इनको आप लिख भी लेना अपनी लैंग्वेज में, जैसे आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब देखो, संप्रभु का अर्थ होता है कि भारत के ऊपर किसी और अन्य देश का नियंत्रण नहीं है। भारत स्वतंत्र है, अपने आंतरिक जो उसके मुद्दे हैं उस पर अपना निर्णय लेने के लिए, यह अंतरराष्ट्रीय उसका कोई मुद्दा है उस पर निर्णय लेने के लिए। तो संप्रभु का मतलब है कि भारत स्वयं निर्भर है, भारत पर किसी अन्य देश का ना तो बल है, यानी यह कह सकते हो अन्य देश का डोमिनियन नहीं है भारत, ना ही इस पर किसी का डोमिनियन है और ना ही भारत किसी पर निर्भर है। हालांकि जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 का जो लेकर समय पीरियड रहा 26 जनवरी 1950 तक, उस समय भारत की जो शासन व्यवस्था थी वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था जैसे ही थी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद 1947 का अधिनियम जब आया तो उस अधिनियम से भारत का जो शासन चलाया गया कब तक, 26 जनवरी 1950 तक। उसके बाद हमारा संविधान लागू हो गया था तो वो पूर्ण रूप से खारिज हो गया। तो संप्रभु का मतलब है कि भारत स्वयं में आत्मनिर्भर है, ये अपने आंतरिक मामलों में भी अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी स्वयं निर्णय लेता है, किसी और देश का इस पर अधिकार नहीं है। समझ में आया आपको संप्रभु का मतलब। अब देखिए दूसरा वर्ड है समाजवादी। समाजवादी आप समझेंगे
समाजवादी। देखिए समाजवादी क्या है? सोशलिज्म। समाजवादी मतलब यहां पर सब कुछ जो प्रॉपर्टी है ये सब सरकार का है, निजी व्यक्ति का कुछ नहीं है। अब देखो इसको समझो, समाजवाद भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है साम्यवादी, एक होता है मार्क्सवादी। तो जो हमारे देश में है वो मार्क्सवादी, जो आपका समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। किसका? गांधीवाद, गांधीवाद प्लस मार्क्सवाद, इन दोनों का मिला जुला रूप है। जो हमारे देश में समाजवाद है वो गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवाद की तरफ ज्यादा झुकाव है। ज्यादा झुकाव मतलब जो मोस्टली देखा जाता है हमारे देश में तो वो गांधीवाद देखा जाता है, ना कि मार्क्सवाद। अब समाजवाद का क्या अर्थ है? मतलब कि जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पर ये विश्वास रखता है। जो समाज हमारे देश का जो है समाजवाद, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर विश्वास रखता है, जहां पर निजी और आपका सरकारी जो संस्था है वो साथ साथ काम करती हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा कि जहां पर जो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू होती है और यहां पर जो है आपका निजी और सरकारी एक साथ काम करती हैं। ठीक है, अच्छा अब दो शब्द तो आपके हो गए, अब तीसरा शब्द आप समझेंगे गणतंत्र। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है गणतंत्र में, और समझने के लिए काफी चीजें हैं गणतंत्र में। गणतंत्र, अब गणतंत्र होता क्या है? देखिए गणतंत्र का सीधा सा मतलब है, एक शब्द में अगर समझे कि जिस देश का सर्वोच्च अधिकारी या सर्वोच्च पद जनता द्वारा निर्वाचित होकर आता है वह गणतंत्र देश कहलाता है। अब आप कहेंगे कि हमारे यहां पर सर्वोच्च अधिकारी कौन है? यहां पर सर्वोच्च अधिकारी या प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च पद वही है, भारत का राष्ट्रपति। आप कहते हो कि उसका तो निर्वाचन कैसे होता है? तो जनता द्वारा ही चुना जाता है। जो आप विधायक चुनते हैं या एमपी एमएलए चुनते हैं, आपके द्वारा तो चुना जाता है उनको, फिर वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है राष्ट्रपति को। तो हमारे देश में सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति। और चुनाव किसके द्वारा जा रहा है? भारत की जनता के द्वारा। तो हमारा देश कैसा है? गणतंत्र देश है। अब समझो कि कहीं पे भी जो शासन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है अब अच्छा गणतंत्र में भी हम बातें करें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए कहीं पे अगर शासन करना है तो आप प्रत्यक्ष रूप से करेंगे या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या फर्क है? गणतंत्र में ही आता है प्रत्यक्ष गणतंत्र, अप्रत्यक्ष गणतंत्र। प्रत्यक्ष मतलब जहां पर जनता सीधे अपनी शक्तियों का, उसको पावर मिली होती है और वो सीधे अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, जैसे स्विट्जरलैंड। ठीक है। अप्रत्यक्ष, जहां पर अप्रत्यक्ष मतलब है जहां पर उसको सीधे प्राप्त ना हो तो जनता द्वारा उसका प्रतिनिधि चुना जाए, उसको वो अधिकार प्राप्त हो। मतलब सीधा सा ये है कि जहां पर जनता के द्वारा कोई जनप्रतिनिधित्व चुना लिया जाता है और वो शासन करे तो वो कहलाता है हमारा अप्रत्यक्ष गणतंत्र। हालांकि भारत में जो है अप्रत्यक्ष गणतंत्र है। और अमेरिका, अब अप्रत्यक्ष गणतंत्र भी हमारा दो तरह का होता है। अब वो कौन कौन सा होता है? देखो अप्रत्यक्ष, एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है और उसको आता है विधानमंडल के द्वारा शासन। तो राष्ट्रपति शासन कहां पर चलता है? अमेरिका में। कुछ समय के लिए उनको चुन लिया जाता है, जैसे समझिए भारत की जनता के द्वारा चुनाव हुआ। यहां पर क्या है? कार्यपालिका चलती है अलग, विधानमंडल चलते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जनता चुनती है और जनता राष्ट्रपति को ही चुनती है, सीधे नहीं चुनती बल्कि उसमें एमपी एमएलए राज्य के जो निर्वाचित विधायक होते हैं उसमें वो भी हिस्सा लेते हैं। जो आपके राज्य के विधायक होते हैं, निर्वाचित विधायक, ना कि मनोनीत विधायक। ठीक है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भी आपका दो तरह का होता है। एक तो राष्ट्रपति शासन चलता है, एक आपका जो आपका जनप्रतिनिधित्व होते हैं वो चलते हैं। अब राष्ट्रपति शासन ये कुछ समय के लिए चुन लिया जाता है, एक निश्चित समय अवधि के लिए चुन लिया जाता है कि 5 साल 4 साल इसकी अवधि होगी
और जनता इसको चुनाव करेगी 4 या 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा गणतंत्र। आपने समझ में आया गणतंत्र क्या होता है? जिस देश का सर्वोच्च अधिकारी या सर्वोच्च पद जनता द्वारा निर्वाचित होता है या चुना जाता है, तो वह हमारा गणतंत्र कहलाता है। 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मैंने आपको एग्जांपल बताया, प्रत्यक्ष का स्विट्जरलैंड और अप्रत्यक्ष का आप देखेंगे भारत अमेरिका। हालांकि अप्रत्यक्ष भी आपका 2 तरह का होता है। तो ये सब ठीक है। तो आज हमने जो देखा वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देके अपनी प्रस्तावना के बारे में समझा और कुछ उसके वर्ड के बारे में हमने चर्चा की। अब जो बचे कुछ वर्ड हैं इसके और क्वेश्चंस बचते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं काफी सारे, कि बंधुत्व शब्द है हमारा, और हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। हालांकि उसके अलावा चर्चा की गई है हमारे संविधान के आर्टिकल्स में कि उसमें कितने प्रकार की चर्चा का उल्लेख है। हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें समानता शब्द का भी उल्लेख किया गया है। और आपसे पूछ सकता है कि इसके अलावा हमारे कोई अनुच्छेद ऐसा है जिसमें समानता शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ये सब चर्चा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और आपको कोई डाउट आता है या क्वेरीज आता है तो प्लीज़ आप उसको शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और क्लारा क्लासेस का गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो क्लारा क्लासेस के नाम से आपको लिंक मिलेगा, या आप खुद सर्च कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। तो आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको क्लास के शेड्यूल्स, सब कुछ, नोट्स, पीडीएफ, आपको सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।